ओके दोस्तों जी। नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत कार्यक्रम में धर्मचंद जी, जो हिमाचल से हैं और पेशे से हिंदी अध्यापक हैं और पिछले 25 सालों से हिमाचल के शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ साथ में लेखन का कार्य भी करते हैं। सर जी, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद महोदय। मैं धर्मचंद दीवान, जैसे आपने अभी परिचय करवा दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। जी सर जी, हिंदी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं वर्तमान में, जिस तरीके से सोशल मीडिया आ गया है और हर युवा भी अब हिंदी की ओर आकर्षित हो रहा है। आज के समय में हिंदी की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो विश्व स्तर पे जिस तरह से हमारी भाषाओं का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, हम किसी एक भाषा को नकार नहीं सकते। आज विश्व जो समाज है वो इस बात को समझता है कि हमें एक भाषा और दूसरी भाषा के साथ जो वो संबंध रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भाषा में कोई संस्कृति, कोई साहित्य जो वो इतना अच्छा विकसित है कि वो दूसरे समाज के लिए भी जो है वो प्रेरणादायी बनता है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, इसको आज विश्व स्तर पर भी जो है वो अच्छी पहचान मिल रही है। हमारे हिंदी के जो बहुत सारा साहित्य है, उसको आज दूसरी भाषाओं में जो वो विश्व स्तर पर अनुवाद करके लोग जो है वो उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे देश में भी हिंदी की जो स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है जी सर, हिंदी जी। को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता भी प्राप्त नहीं है, सिर्फ राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। क्या आपको लगता है को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए अब? जी, जैसा आपने कहा कि अभी हिंदी जो है उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, इसको राजभाषा हम लोग मानते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है हमें, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश में कोई भी जो कार्य है उसको हम हिंदी भाषा में करें। हम अपनी भाषा को बाकी भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा अधिमान दें। हम दूसरी भाषाओं को नकारे नहीं, दूसरी भाषाओं से भी हम बहुत कुछ सीखें, क्योंकि हमें एक दूसरे से सीखना पड़ता है। ये निर्भरता जो है वो भाषा की, वो हमारे विश्व समाज की जो है वो जरूरत है। पर कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है कि हमें अपने देश में राष्ट्र इस भाषा को जो वो राष्ट्रभाषा का दर्जा जो देना चाहिए। सर, आप एक अध्यापक हैं, साथ साथ में साहित्यकार भी हैं। तो बताइए कैसे शुरू हुआ आपका ये साहित्यिक सफर? जी, ये बात जब हम छठी सातवीं आठवीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तो हमारे जो हिंदी के अध्यापक थे वो बहुत मनोरंजक श्रेणी के आदमी थे। वो बात बात में ही बहुत गहरी बात कह जाते थे। वो कभी किताब से नहीं पढ़ाते थे। हम कभी क्लास में उठ करके उनके पास किताब देने के लिए चलते थे कि गुरुजी ये किताब है, अब आज हमने ये पढ़ना है। तो वो अपने आप ही कोई ऐसी बात मुंह से बोलते जो किताब में पहले से लिखी होती थी, या जिस भी कविता को, अध्याय को हमने पढ़ना होता था उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा एकदम से वो कर देते थे। तो हम बहुत प्रभावित होते थे उनके इस योग्यता से, हम बहुत प्रभावित होते थे। और साथ ही साथ वो हमारे लेखन कार्य को बहुत ज्यादा बल देते थे कि हमारा जो लेख है, सुलेख बहुत सुंदर होना चाहिए। और मैं लिखता था तो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, मुझे अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व से का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा कि मैं हिंदी की तरफ आकर्षित हो गया। और वो कुछ जो बोलते थे मैं उसको बड़े ध्यान से सुन करके अपने आप भी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक दो पंक्तियां तैयार कर देता था। हालांकि वो बचपन की बातें हैं, आज हमारे पास वो चीजें हम उनको संजो के नहीं रख पाए हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आदत और उनका वो प्रभाव जो था वो हमारे अंदर आकर आना शुरू हुआ, और ये साहित्य के प्रति जो थी वो रुचि बढ़ने लगी जी। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी कोई रचना सुनाना चाहते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को एक उत्साह मिले और ज्ञान मिले, जागरूकता मिले। जी महोदय, आज क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूं, जी। हिमाचल प्रदेश में अब की जो बरसात है, ये चौमासा जो है वो खूब बरस रहा है। और इस हद तक बरस रहा है कि यहाँ पे तबाही मची हुई है। ये देवधरा है। और हम लोग यहाँ की स्थिति देख करके हमारा दिल जो है वो दहल जाता है
कि गांव के गांव यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, पहाड़ियां धंस रही हैं और सड़कें पुल हर चीज जो है वो टूट चुका है, बहुत कुव्यवस्था यहाँ पे फैल चुकी है। तो मुझे जब इसको मैं इसके पीछे कोई कारण ढूंढने की मैं कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि लोग जो थे वो धार्मिक जो यात्राएं जो आजकल के मौसम में हिमाचल प्रदेश में होती थी, आज के समय सब बंद करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया है कि अपनी आस्था को जो है वो वो पिकनिक बना के रख दिया है। वो लोग धार्मिक स्थलों पे पिकनिक के तौर पे जा रहे हैं। और मेरी एक कविता है, अभी जी जी, जयदीप पत्रिका में कुछ समय पहले ये प्रकाशित भी हुई थी। मैं जी उसी को यहाँ पे उसी को पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो जरूर जरूर सर, तो। साथ साथ। तो कविता कुछ इस तरह से है। पिकनिक, तीर्थ हुए पिकनिक स्थान, तीर्थ स्थलों पर हो रहा अब तो सैर सपाटा, दिखावे की बस होड़ है, आस्था का है घाटा। देव स्थलों पर है चलता पिकनिक का दौर, हल्ला गुल्ला खूब मचता, होता बड़ा शोर। मर्यादाएं हैं मुंह ताकती, शौक चढ़े परवान, मर्यादाएं हैं मुंह ताकती शौक चढ़े परवान, दर भगवान के आखिर इंसान हुआ शैतान। खुलेआम चलती यहां मांस मदिरा दावतें, खोट ईश्वर में निकाल करता खूब शिकायतें। गंदगी के ढेर छोड़ता उसका बेढंगा खान पान, मर्जी का मालिक हुआ भूला प्रकृति विधान। खुलेआम चलती यहां अश्लीलता की दुकान, लोक लाज शर्म लिहाज से बन बैठा अनजान। लूटपाट चल रही यहां लेकर धर्म का नाम, बगल में छुरी छिपाए बैठे मुंह में राम राम। सोच जैसी वैसी ही आ रहे अब परिणाम, प्रकृति के कहर पर फिर क्यों होता हैरान। मंदिर मंदिर बचते बाकी बन जाता शमशान, इशारा नहीं समझता, इशारा नहीं समझता जाता कहां वो ज्ञान। दोष ईश्वर को ही देता खुद पाक साफ होता, देवीय शक्तियों को दिखाता क्यों ये चतुराई। लौटाते ब्याज संग जो अच्छे बुरे की पाई पाई, तीरथ को तीरथ रहने दो मत करो यहां गुनाह। बची फिर कौन जगह है लोगे तुम जहां पनाह। जी। वाह, शानदार रचना सर। आपने अपनी रचना के माध्यम से समस्त देशवासियों को और अपने प्रदेश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, और काफी कम शब्दों जी में आपने धन्यवाद। बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है सर। जी। सर, इसके अलावा आपको क्या लगता है हिमाचल की संस्कृति सभ्यता के बारे में, जिसमें अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा होगा, या लोग संस्कृति को छोड़कर दूसरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, हमारी परंपराओं में अंतर देखने को मिल रहा है। आज हमारे समाज की जो सोच है वो रूढ़िवादिता से विकासवाद की ओर हम लोग जा रहे हैं। शिक्षा का ये जो है वो प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कुरीतियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती थी, अब धीरे धीरे वो कुरीतियां जो है उनका निराकरण हो रहा है। समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है। महिलाओं के प्रति समाज की जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता आ रही है। हमें हमारे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 12 महीनों में 12 तरह के त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं। तो लोग अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को भी नहीं भूले हैं, वो अपने उन त्योहारों के साथ भी जुड़े हैं। साथ ही साथ जब हम राष्ट्र स्तर पे उनकी बात करते हैं तो वहां पर भी वो उन त्योहारों के माध्यम से सामंजस्य बिठाते हैं और अपनी संस्कृति को और सुदृढ़ करने की तरफ जब वो कोशिश कर रहे हैं। जी। सर, हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले 25 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, और जो अभी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? जी। हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखें, हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर यहाँ पे एक तुलनात्मक होड़ जो है वो शिक्षा व्यवस्था में आई है। हालांकि वो समाज की बेहतरी के लिए अच्छी है। आज अगर हम सरकारी स्कूलों में यहाँ पे बात करें
कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं एक पाठशाला में होनी चाहिए वो हमें देखने को मिलती है। अच्छी इमारतें, बहुत सारे उपकरण, मैदान और कुशल अध्यापक, ये सभी चीजें हमारी पाठशालाओं में आज के समय में देखने को मिल रही है और बच्चे उनका फायदा भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो निजी पाठशालाएं हैं वो वहां पर भी लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद कर रहे हैं और हो सकता है ये हमारे हिमाचल प्रदेश की जो अच्छी आर्थिक स्थिति है उसका एक संकेत हो। रही बात कि हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी अब लोग जो वो बड़ी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं को निकाल करके आईआईटीज, आईआईएम्स या दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में और या दूसरी जो भी हमारी सरकारी क्षेत्र में बड़ी सेवाएं हैं, बड़े पद हैं, उन पे हमारे यहाँ से सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, बच्चियां, हमें गर्व होता है जब भी हमारी किसी भी कोई भी परिणाम आता है किसी भी परीक्षा का, तो वहां पे आज के जो दौर है उसमें बच्चियों की जो वहां पे देखने को हमें परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो लगता है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो वो कदम बढ़ाती जा रही है। जी। सर, इसके अलावा अगर कोई युवा साहित्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है या हिंदी के अध्यापक के रूप में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किन किन लोगों को पढ़ना चाहिए? जी, मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिनको मैं बड़े प्यार से बहुत शौक के साथ पढ़ता था। मैं जी। जब भी अपने स्कूल के पुस्तकालय में बैठता था या अपने कॉलेज के पुस्तकालय में बैठता था, तो जो समसामयिक जो बातें होती थी, जो घटनाएं होती थी, उन उन जो मुद्दे होते थे उनको तो पढ़ते थे। साथ ही साथ साहित्यिक, जैसे हम लोगों को मैंने जब हम पढ़ते थे तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत उनकी जो, क्योंकि वो यथार्थ लिखते थे, समाज में क्या हो रहा है, समाज की वास्तविकता क्या है। और हम कहते हैं कि साहित्य जो वो समाज का दर्पण होता है। तो उनकी लेखन में, उनके साहित्य में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में मुझे वो चीजें देखने को मिलती थी। मैंने उनके कई उपन्यास जैसे कफन या दूसरे रंगभूमि और इस तरह की बहुत सारी उनकी जो थी वो रचनाएं मैं पढ़ता रहता था। मैं दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद जी हो गए या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उनकी बहुत वेदनामय कविताएं, जैसे उनकी वो सरोज समृति, उन्होंने अपनी बिटिया के याद में एक कविता लिखी थी, मैं बहुत प्रभावित उन कविताओं से होता था। जी। उसके बाद दूसरे हमारे पास हरिवंश राय बच्चन जी की हम लोग देखते थे मधुशाला कविता, या उनकी जो है वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी कविताएं, जब साहित्य के प्रति रुझान हमारा तभी बनता है जब हम साहित्य को पढ़ना शुरू करते हैं। लेखन से पहले हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं तो हम बातों से रूबरू होते हैं और फिर हमारे अंदर भाव और विचार पनपते हैं और उन्हीं को हम अपनी लेखनी के माध्यम से जो है वो एक बाहर निकलने का या उनको कहीं पे किसी रिकॉर्ड में आने का जो है वो माध्यम वो बनते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था और मैं युवाओं को भी चाहता हूं कि वो पहले पढ़े, किसी ना किसी लेखक को पढ़े, तो फिर वो लिखने का कार्य जो वो कर सकते हैं। सर, आप जी। एक पहाड़ी राज्य से हैं। पहाड़ी राज्य में आप महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं? आज की स्थिति में हम पहाड़ी राज्य में रहते हैं। अब हम पहाड़ी राज्य, हमारा वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम लोग पहाड़ी देखने में बोल सकते हैं जी। या पहाड़ों को देख करके बोल सकते हैं। आज जी। के समय में हमारे जो पहाड़ हैं वहां तक भी सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तरह की सुविधाएं जब हमारे हमारे शहरों से हमारे गांव की तरफ आ गई है, तो आज हमें ऐसा लगता है कि हम भी उतने ही अपने देश के के भी के नागरिक हैं जितने एक मुंबई में बैठा हुआ, एक दिल्ली में बैठा हुआ या एक चंडीगढ़ में बैठा हुआ व्यक्ति लगता है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि पहाड़ों में जो है वो हमें ताजी हवा, पानी, शुद्ध सब कुछ मिलता है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पे क्या है, जी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं जो है, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी किसी भी बोर्ड परीक्षा का परिणाम, किसी भी प्रवेश परीक्षा का परिणाम आता है तो हमारी बच्चियां, खासकर जो लड़कियां हैं, उनकी वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में वो पाई जाती है। तो उसका क्या परिणाम हो रहा है कि हमारे समाज में धीरे धीरे जो एक पुरुष प्रधान सोच थी उसमें बदलाव आ रहा है। लड़कियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति सुधर रही है। अब वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है,
वो घर से बाहर निकल रही हैं, वो काम कर रही हैं, वो अपने परिवार को भी चला रही हैं और साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के अपना नाम वहां पे रोशन कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत बदलाव जो है वो हमारे स्त्रियों की स्थिति में सकारात्मकता की ओर देखने को मिल रहा है। जी। सर, इसके अलावा पहाड़ में पलायन हो रहा है, क्या हिमाचल भी इस पलायन का शिकार है? और हो रहा है तो इसके कारण क्या है, और इसे कैसे रोका जा सकता है? हिमाचल से पलायन, पलायन पहले तो सबसे पहली बात है कि पलायन के पीछे सबसे जो अहम कारण रहता है वो लोगों का रोजगार की वजह से लोग पलायन करते हैं। जी। कि उनको या तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार कहीं पे कोई रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो जहां पे उनके योग्यता की कदर है वो उस तरफ जाते हैं। या फिर निम्न स्तर पे जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे तो नहीं है पर उनको वहां पे करने के लिए कोई काम भी नहीं है, तो अपने रोजी रोटी के लिए उन लोगों को गांव से शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो इस तरह से सर ये पढ़े लिखे लोगों का भी पलायन है। और दूसरी तरफ जो हमारा जो ऐसा एक तबका है समाज का जो कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन शारीरिक रूप से किसी ना किसी तरह से उनको काम करके अपनी दिनचर्या को, अपनी जीविका को चलाना पड़ता है, तो वो लोग काम की तलाश में जो है वो शहरों की तरफ भागते हैं। हालांकि अब स्थितियां थोड़ी सुधर रही हैं, हम जैसे जैसे विकास गांव की तरफ आ रहा है, लोगों के पलायन में भी कमी आ रही है। जी। सर, एक हिंदी अध्यापक के तौर पर आपको क्या लगता है कि हिंदी के विकास में क्या क्या बाधाएं दिखाई दे रही है या आ रही है? मुझे हिंदी भाषा के विकास के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको एक सच में ही आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग जो है वो हमारे कार्यालयों में भी किया जाए। हम लोग कहीं किसी रोजगार के लिए या किसी कहीं पे हमने कहीं पे प्रवेश लेना है, किसी संस्था में प्रवेश लेना है, तो वहां पे जो हमें आवेदन पत्र दिए जाते हैं जिनको हम लोगों को भरना होता है, वो जरूर हिंदी में भरवाए जाएं। या हम लोग आज ज्यादातर काम हम लोग जो है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर बेस्ड सारे कार्यक्रम हो गए, तो वहां पे हिंदी भाषा को उस कंप्यूटर की भाषा में भी हमारे पास जो वो उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि हम लोग हिंदी में अपने अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। हम अपना नाम पता अपने बारे में अपनी जो भी बात है हम उसको हिंदी में लिखें, हिंदी में बोलें और सामने वाला व्यक्ति भी उसको हिंदी में करे, और कार्यालयों में भी ज्यादातर काम हिंदी में करवाया जाए। ये मैं चाहूंगा कि हिंदी के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। जी। सर, इसके अलावा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था नाम की एक वो है, कुप्रथा है, जिसके कारण हमारा समाज बटा हुआ है। और बंटने के कारण समाज में कभी कभी हिंसाएं भी हो जाती है, तो कभी कभी भेदभाव छुआछूत जैसी घटनाएं भी सामने आती है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? एक अध्यापक के तौर पर आप इस पर अपने विचार रखिए। जी। ये सच में ही हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। और मैं अपने प्रदेश की बात करूं, यहाँ पे भी ये कुरीति जो है जैसे आपने बोली, ये यहाँ पे भी पाई जाती है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों की अगली पीढ़ी आ रही है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपने घर गांव से बाहर जा रहे हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके लिए ये बातें जो है वो बहुत नकारात्मक उनको लगती हैं। बहुत पहले अगर हम लोग देखें, बहुत भेदभाव यहाँ पे इस कुरीति के नाम पे होता था। लेकिन धीरे धीरे समाज में ज्यों ज्यों हमारा शिक्षा का स्तर, हमारे सोचने का स्तर, हमारा एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है, हम लोगों के बीच में वो बातें जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये कुरीति जो है वो समय के साथ धीरे धीरे, हम इसको एक दिन में या एक महीने में या एक वर्ष में कम करने की बात सोचे, मुझे लगता है ये व्यवहारिक नहीं है। ये समय के साथ धीरे धीरे अपने आप ही इस कुरीति का निराकरण हो रहा है, और जो हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। जी। सर सर, इसके अलावा आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से आज के युवा सोशल मीडिया में डूबते जा रहे हैं? और चाहे महिलाएं हो या फिर युवा लड़के हो, लड़कियां हो, तो अलग ही टसन चल रहा है जी। सोशल मीडिया का। नेटवर्क इशू हो गया। जी सर, जी सर, कंटिन्यू कीजिए।
जी, सोशल मीडिया की जहां तक बात है, आज हमारे समाज में बाकी जो हमारे माध्यम हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या दूसरे और माध्यम है, उन्हीं की साथ साथ जो है सोशल मीडिया भी एक लोगों की जरूरत बन गई है, या मैं यूं कहूं कि सोशल मीडिया के साथ लोग जो है वो उनको आदत लग चुकी है। हालांकि सकारात्मक रूप से अगर हम देखें, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों को एकदम से जोड़ता है, हम अपने विचारों का संप्रेषण एकदम से करते हैं। कोई ऐसी जानकारी जो हमारे देश समाज के हमारी कम्युनिटी के हित में हो, एकदम से वो उसको हम फैलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, या हमारे जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत प्रयोग भी कर रही हैं। हमें उस नकारात्मक पहलू की ओर जाने से बचना है। तभी वो हमारे लिए जो है वो सोशल मीडिया जो है वो सहायक सिद्ध होगा। अन्यथा ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो एक विकृति ना बन जाए, इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा अपना विवेक को जगाना है, और इसका जो है वो अच्छी तरह से प्रयोग करना है। इसके नकारात्मक पहलुओं को हमें नजरअंदाज करना है। सर, जी। इसके इसके अलावा हिमाचल की जो बोलियां हैं, उन बोलियों को बचाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपने कोई हिमाचली भाषा में या बोली में कोई कविता लिखी हो तो आप सुना सकते हैं। जी महोदय, अ, मैं बोलियों के संरक्षण के लिए बात करना चाहूंगा। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो लोग जो है वो हिंदी भाषा, अपनी जो हमारी बोलियां हैं, उन बोलियों को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। वो बहुत पुरानी जो पांडुलिपियां होती है, जो हस्तलिखित पांडुलिपियां लोगों के घरों में या कहीं किसी संस्था में वो सुरक्षित होती हैं, वो उनको निकाल करके उनका संरक्षण कर रहे हैं। उनमें क्या लिखा है उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रयत्न यहाँ पे जो है वो हमारे जो हमारा पहाड़ी साहित्य है उसके लिए भी किया जा रहा है। विभिन्न संस्थाएं जो है वो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और प्रोत्साहन कर रही है। जगह जगह लोग गोष्ठियां करते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, और जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर अपनी पहाड़ी भाषा में ही वो प्रहार करती हैं। जी तो जहां तक मेरी कविता की बात है, मैं पहाड़ी भाषा में बहुत सी कविताएं लिखी हैं। जी जी आ, सर। अभी सर, चार मैं पंक्तियां आपको, सुना दीजिए, सिर्फ चार पंक्तियां सुना दीजिए, अगर पूरी कविता नहीं सुना पाएंगे। जी सर, मैं सर, जैसे हमारे मंडी जिला में शिवरात्रि का यहाँ पे पर्व होता है, हर जी हर बरस जो है जी। महाशिवरात्रि का पर्व मंडी जिला में, और वो जी बहुत मशहूर है पूरे जी। भारतवर्ष में। ओके। तो वहां पे सर जैसे न्यूनतरा न्यूनतरा कहते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम निमंत्रण देते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो जी जब भी वो आता है तो प्रशासन की तरफ से एक न्यूनतरा जो है वो सभी को दी जाती है कि आपने जी वहां पे उसमें आना है। तो जी मैंने अभी हाल ही में जो हमारा पिछला शिवरात्रि का महोत्सव मनाया गया था, जी। उसमें वो न्यूनतरा, वो इनविटेशन मैंने अपनी तरफ से ऐसे लेके, आए लोड़ी सब मंडी जात्रा जो, करी लो मंजूर तुसे न्यूनतरा जो, इस तरह से जो था वो मैंने एक लिखा था। वो वहां की जो शिवरात्रि की स्मारिका छपी है उसमें भी वो प्रकाशित हुआ था। जी तो जी ये एक तरह से न्यूनतरा थी जिसको हमने मंडयाली भाषा में बोला था। अब मैं पूरा अभी आपको सुना इसलिए नहीं पाऊंगा कि थोड़ा सा समय के अभाव के कारण भी, और जी के जी। आए लोड़ी मंडी सब जात्रा जो, कर लो मंजूर तुसे न्यूनतरा जो। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अध्यापक के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास 1 मिनट का समय है, तो आप कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को अपने जड़ों के साथ जुड़ना है, अपने समाज के, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता दादा दादी के साथ जुड़ना है। हमें नशों से बचना है। हमें महिलाओं के लिए हमें सोशल मीडिया का बहुत विवेकशील प्रयोग करना है, ताकि हमारा समाज जो है वो विकसित हो, और हमारे अंदर जो है वो संस्कार, शिक्षा के साथ साथ जो है वो संस्कार भी आए। ये समय की मांग है और हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और यही हमारे देश राष्ट्र के हित में भी है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर। जयदीप पत्रिका के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, ये कमेंट है। जयदीप पत्रिका के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जयदीप पत्रिका ने हमारे बीच में साहित्य के प्रति जो लगाव है वो इतना बढ़ा दिया है कि हम रोज खाना खाएं ना खाएं, लेकिन हम कुछ लिखे नहीं तो हमें नींद नहीं आती, और जब तक जयदीप पत्रिका में वो प्रेषित ना करें। हम बहुत बहुत, मैं दिल से, हृदय तल से जयदीप पत्रिका का बहुत बहुत आभारी हूं कि उसने हमारे अंदर जो है वो साहित्य के प्रति प्रेम जगाया है। और ये दिनों दिन
जो है वो बहुत तरक्की करे, उन्नति करती रहे। जयदीप पत्रिका के भविष्य के लिए मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।